हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और मेरे वीडियोस भी आपको बहुत अच्छे से मदद कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लेकर आया हूँ, जो कि कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि करिकुलम फ्रेमवर्क होता क्या है। फ्रेमवर्क का मतलब कि एक ढांचा बनाना, एक तरह से एक पाथ क्रिएट करना, एक तैयार करना, एक मॉडल कि क्या क्या चीज़ें बतानी है, क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है। इसका एक लॉन्ग विजन होता है। तो इसमें क्या था कि ये एक लॉन्ग विजन तैयार किया गया था ताकि बच्चों को जो है एक अच्छे से जो है उनका प्रोग्रेस हो सके, अच्छे से उनका ग्रोथ हो सके। इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया था। तो इसका पूरा जो नाम है वो क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। और इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। और इसको पब्लिश कौन किया था? पब्लिश्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको कि हम शॉर्ट में NCERT बोलते हैं। और ये हमारा चौथा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था। इसके पहले NCF 1975, NCF 1988 और NCF 2000 भी आ चुका था। ये फ्रेमवर्क जो है ये 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 1986 में इसके बारे में बात हुआ था, लेकिन इसको लागू होने में काफ़ी टाइम लगा बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट बहुत तरह की यहाँ पे बनी और बहुत तरह के डेमोक्रेटिक चेंजेज हुए। अब NEP 1986 एक आया है। अब आपको लगेगा कि ये क्या है, तो मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के आता है। और इसको जो है इसका पर्पस क्या था और इसके क्या क्या गाइडलाइंस थे, एम्स थे, क्या क्यों ज़रूरी था, क्या इसके लिए क्या क्या करिकुलम दिया गया, हर एक तरह की चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्रेमवर्क क्या है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या है, ये मैंने आपको समझाया। अब जो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे इसके। गाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब इसके क्या, इसको फ्रेमवर्क जो बनाया गया है या तैयार किया गया उसके लिए क्या क्यों किया गया। तो पहला क्या था कि जो स्कूल है उसके बाहर भी एक वर्ल्ड है। तो बच्चों में ये चीज़ें हो कि वो स्कूल से जो चीज़ें सीख रहे हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड में उनको काम है। दूसरा था कि लर्निंग जो है, लर्निंग का मेथड जो है वो रोट मेथड हट जाए, मतलब कि उनको रटंत विद्या जो रट के चीज़ें याद आती है वो उनको नहीं हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या हो अच्छे से समझ पाए। और अगर अच्छे से वो समझेंगे तो वो एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं। तीसरा था कि ये जो है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड इंस्टीड ऑफ मेकिंग बुक सेंट्रिक नहीं हो, मतलब किताब से बस ज्ञान ले लिया, किताब तक ही वो ज्ञान रहा, ये नहीं हो। उसमें चाइल्ड में ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वो जो चीज़ें किताब से सीख रहा है या जो समझ रहा है उसको अपने लाइफ में और अपने हर एक तरह के जो काम कर रहा है उसमें भी उस चीज़ को वो क्या करे, इम्प्लीमेंट करे। फिर इसका और क्या था कि जो एग्जामिनेशन है वो फ्लेक्सिबल हो, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो अगर रिजिड रहेगा तो उसमें क्या होगा कि बच्चे उससे क्या होंगे, बोरियत फील होगी और वो नहीं कर पाएंगे अच्छे से। फिर क्या था कि जो कंसर्न था वो तुम्हारा था, चूँकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेसी पे कंसर्न है, मतलब पॉलिटिकली हमारा एक जो कंट्री है वो क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये होना चाहिए कि जो नर्चर कर रहे बच्चों को समझाएं जो चीज़ें या जो चीज़ें वो उनको समझाने की कोशिश की जा रही है वो डेमोक्रेटिक वैल्यू के अंतर्गत आता है। अब इसका नीड क्या है, मतलब नीड हमें करिकुलम की नीड क्यों थी। तो पहला था कि जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो एक नेशनल करिकुलम हो, जिसमें कि एक नेशनल करिकुलम होने से क्या होगा कि कॉमन कोर होगा, कॉमन तरीका रहेगा जो कि ऑल ओवर द स्टेट, जितने भी स्टेट हैं हर एक जगह होगा। और उसमें चीज़ें जो हैं वो फ्लेक्सिबल होंगी, मतलब उनको टाइम टू टाइम उनको चेंज भी किया जा सकता है। उसके बाद इसमें क्या होगा कि इंडियन कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया के हर एक चीज़ों के बारे में जो इसके कॉमन वैल्यूज़ हैं,
फ्रीडम फाइटर्स हों, इनको डाला जा सके। फिर क्या था, एजुकेशन का मॉडर्नाइज सिस्टम हो उसमें, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एंशियंट भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा मॉडर्न, मतलब एक मिडल पाथ हो, मतलब कि उसमें बहुत तरह के मॉडर्न चीज़ें भी हों और बहुत तरह के एंशियंट भी हो। एंशियंट हमारा जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जोग्राफिकल, हमारा जोग्राफी के से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो डाली जाए। फिर क्या है कि ये रिलेवेंट हो, फ्लेक्सिबल हो, और मतलब ये ऐसा करिकुलम इसमें हो कि ये टाइम टू टाइम जो भी चीज़ें हम डालना चाहें वो हो, रिजिड नहीं हो। अगर रिजिड रहेगा तो फिर क्या होगा कि हम उसमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं, और कोई भी चीज़ ऐसी फ्लेक्सिबल अगर होती है तो उसे समझना भी आसान रहता है, और उसके लिए हम क्या होते हैं, ईगर भी रहते हैं, मतलब हमें जानने की उसको बहुत इच्छा होती है। फिर इसमें क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीएफ। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि चाइल्ड सेंट्रिक होगा। चाइल्ड सेंट मतलब हमेशा जो भी एजुकेशन हम जो दे रहे हैं वो बच्चों को ध्यान में रख के अगर देंगे तो हमारा क्या होगा कि एक अच्छे से बच्चा जो है उन चीज़ों को लेगा और अच्छे से उसका डेवलपमेंट होगा। दूसरा क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, और ये जो है फुलफिल करेगा हर एक तरह के रिक्वायरमेंट्स को बच्चे को, मतलब उसको प्रोवाइड करेगा हर एक तरह का एक्सपीरियंस। फिर इसमें क्या होगा, एक रोटेशनल आउटलुक होना चाहिए। रोटेशनल आउटलुक मतलब चीज़ें रोटेट हो टाइम टू टाइम के लिए। और इसमें जो है SUPW को एम्फेसाइज किया जाता था। SUPW मतलब सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क, मतलब सोशली सामाजिक कार्य भी करना पड़े और प्रोडक्टिव हो थोड़ा सा सॉरी। उसके बाद ये इंटीग्रेटेड रहे। इंटीग्रेटेड मतलब कि इंटीग्रेशन, इंडियन जो है इंडिया को एक यूनाइट करके रखने वाली चीज़ें इसमें दी जाएं। और ये जो है इसके और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे कि ये एक कंटिन्यूटी में रहे, मतलब ये नहीं कि ये ऐसा प्रोग्राम हो कि जो कि बस कुछ टाइम के लिए बना हो और फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं हो। तो एक ये कंटिन्यूटी वाला प्रोग्राम, मतलब कि इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है और कुछ इसमें ऐड ऑन भी किया जा सकता है। तो इस तरह से ये आपके नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव हुए। अब इसका एम क्या था, एम, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो अगर आपका बन रहा है कोई भी चीज़ तो उसमें एम होना ज़रूरी है, लक्ष्य बहुत ज़रूरी होता है। जीवन में भी लक्ष्य होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, तो हम इससे क्या कर रहे हैं कि एक एम है हमारा कि वी विल बी ए गुड टीचर, हम लोग एक अच्छे शिक्षक बनेंगे और हम अच्छे से अपना बीएड करें और फिर एक अच्छे टीचर बने। तो पहला इसका एम क्या होगा कि बिल्डिंग ए कोहेसिव सोसाइटी, मतलब उसमें एक इक्विटी और एक्सलेंस, दो चीज़ें हो, इक्विटी हो, बराबर हो सबके लिए, और एक्सलेंस, दोनों चीज़ों का बात हो। और क्या था, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन, यूईई एक क्वेश्चन भी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एक अलग वीडियो में। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको जो है लिंक किया जाएगा लाइफ स्किल से, लाइफ स्किल की चीज़ों से उसको इंटरलिंक कीजिए। फिर क्या है कि जो एक इंटरफेस बनेगा किसमें, कॉग्निशन के बीच में, इमोशन और एक्शन के बीच में, मतलब अनुभूति जो हो, किसी चीज़ को अनुभव आप कीजिए और उसके लिए आपको इमोशन हो और आप उसके लिए फिर एक्शन लीजिए। मतलब पहले अनुभव कीजिए, उसके अंदर इमोशन हो, उस चीज़ को आप फील कीजिए, फिर आपका एक्शन होगा, कार्य होगा। फिर इसमें क्या था कि ये एम्पावर करेगा टीचर्स को, एक ऐसा करिकुलम डेवलप करें और इम्प्लीमेंट करें ताकि उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। फिर क्या था इसमें, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स, हर एक ह्यूमन के डिग्निटी, आत्मसम्मान और उसके अधिकार का इसमें वर्णन था। इंडिपेंडेंस थॉट एंड एक्शन, सेंसिटिविटी टू अदर वेल बीइंग एंड फीलिंग्स, माना दूसरे के लिए सेंसिबल हो, वेल बीइंग का अच्छी भावना हो आपके अंदर। डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद क्या है, डेवलपिंग सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म एक डेमोक्रेटिक कंट्री का बहुत ही अहम पार्ट है जो कि हम प्रीएम्बल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या था, कंसर्न फॉर अदर्स वेल बीइंग, कंसर्न होना दूसरे के लिए कि दूसरे की भी अच्छाई हो, दूसरे के साथ भी अच्छा हो। फिर क्या था, इंटीग्रेटिंग इंडिजीनियस नॉलेज, इंडिजीनियस नॉलेज का मतलब स्वदेशी ज्ञान,
हमारे देश में क्या चीज़ें हैं, किस तरह का हमारा देश है, हमारे देश का कल्चर, हमारे देश का फेस्टिवल, सब कुछ के बारे में पता हो। फिर क्या था, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड सिविलाइजेशन में, क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा। इंडिया एक सिविलाइज्ड कंट्री है, बहुत पास्ट से हम पढ़ रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब के बारे में पढ़ा है। तो इसका जो है क्या कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड सिविलाइजेशन में, इसके बारे में बताया जाए। कल्चर स्पेसिफिक पेडागोजी, कल्चर स्पेसिफिक पेडागोजी का मतलब संस्कृति से संबंधित शिक्षा दी जाए। फिर क्या है, कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये क्वेश्चन जो है 2 पार्ट में होगा। अभी मैंने एक फर्स्ट पार्ट आपके लिए बनाया है। फर्स्ट पार्ट में NCF 2005 क्या है, उसका नीड, ऑब्जेक्टिव और एम मैंने बताया। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने जल्द ही ला रहा हूँ। सो गाइस प्लीज़ आप इसको देखिए, और आपको अगर लगे कि इसमें कोई भी चीज़ आपको अच्छे से समझ नहीं आई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बोलिए। थैंक यू।